हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में 12th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है अपना 12th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है मानव में जन्म, उससे संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको शुक्र जनन, अंड जनन और युग्मक जनन उनमें तुलनात्मक बताया था। आज की इस वीडियो में केवल मैं आपको शुक्र जनन की पूरी प्रक्रिया को समझा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, शुक्र जनन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, क्या प्रक्रिया है, तो ध्यान दें। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊं भाई, ये क्रिया जो होती है वो वृषण, नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव जो अंग है वृषण या टेस्टिस, उस टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस नलिका है, सेमिनिफेरस नलिका, रेता नलिका या शुक्र जनन नलिका, एक ही बात है। तो ध्यान दो, वृषण की रेता या शुक्र जनन नलिका या सेमिनिफेरस नलिका, सेमिनिफेरस नलिका में संपर्क होती है। शुक्र जनन क्रिया कहां होती है? वृषण की सेमिनिफेरस नलिका, शुक्र जनन नलिका, रेता नलिका। ओके, क्या होता है ये? शुक्र जनन नलिका है, इसके अंदर जो जर्मिनेटिव एपिथेलियम होती है, जनन उपकला, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेमिनिफेरस की अंदर जो जनन उपकला होती है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, छोटे आकार की कोशिकाएं और बड़े आकार की कोशिकाएं। ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। छोटे आकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं हम प्रीमेटिव जर्म सेल, आदि जनन कोशिका। और जो बड़े आकार की कोशिका होती है वो कहलाती है सर्टोरी कोशिका, नर्स कोशिका। छोटे आकार की जो कोशिकाएं होती है, आदि जनन कोशिका, उन्हीं से गतिशील पूंछ वाले शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? नर जनन अंग वृषण की, नर जनन अंग वृषण की सेमिनिफेरस नलिकाओं में आदि जनन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से गतिशील पूंछ वाले शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। यहां तक की बात है। अब ये जो शुक्र जनन क्रिया है, इसे ये स्पष्ट रूप से दो भागों में संपन्न होती है। कैसे होती है? ध्यान दें, ये दो क्रियाएं होती है इसमें। पहली क्रिया है शुक्राणु पूर्व कोशिका का निर्माण, शुक्राणु पूर्व कोशिका का निर्माण। इसको बोलते हैं स्पर्मेटो साइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस कोशिका, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरी प्रक्रिया है शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण।
स्पर्मियोजेनेसिस, इसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र कायांतरण। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो शुक्र जनन की क्रिया दो चरणों में होती है। पहले शुक्राणु पूर्व कोशिका का निर्माण होगा और बाद में शुक्र कायांतरण होगा। शुक्राणु पूर्व कोशिका का निर्माण 3 अवस्थाओं में होता है। कौन कौन सी अवस्थाएं? पहली गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। दूसरा वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था। और तीसरा जो है वो है आपकी परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योरेशन फेज, ठीक है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। गुणन प्रावस्था में जो आपके आदि जनन कोशिकाएं हैं, जो आदि जनन कोशिकाएं हैं वे अनेक समसूत्री विभाजन, जैसे ये आदि जनन कोशिका है तो अनेक समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाती है, ये संख्या बढ़ाएगी और द्विगुणित कोशिकाएं बनेंगी, जिनको हम बोलेंगे स्पर्मेटो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटो बोलेंगे। ये द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित। तो सबसे पहले सेमिनिफेस नलिका की आदि जनन कोशिकाएं लगातार अनेक समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाती हैं और द्विगुणित कोशिका बनाती है, जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। शुक्र जनन मात्र कोशिका, हिंदी में बोलेंगे तो शुक्र जनन मात्र कोशिका। उसके बाद प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में कई गुना वृद्धि करती है। जैसे ये है तो ये अपने आकार में कई गुना वृद्धि करेगी, ये भी द्विगुणित होती है। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है, स्पर्मेटोसाइट कहलाएगी, ये स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। स्पर्मेटोगोनिया का अपने आकार में वृद्धि करके बड़ी हो जाना, ये वृद्धि प्रावस्था कहलाती है। और जो बड़े आकार की कोशिका बनती है, द्विगुणित होती है, इसको स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन करती है। हम जानते हैं एक अर्धसूत्री विभाजन में लगातार 2 विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। और एक कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 पुत्री कोशिका बनती है। तो यहां पर जब इसका विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या मियोसिस फर्स्ट, तो यहां पर अगुणित कोशिका बनती है पहले शुरू में, और ये कहलाती है सेकेंडरी या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का फिर दोबारा विभाजन होगा, मियोसिस सेकंड बोलेंगे इसको, और इनसे अगुणित कोशिका बनेगी, अगुणित अगुणित अगुणित। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। इन चारों अगुणित कोशिकाओं को बोलते हैं शुक्राणु पूर्व कोशिका या स्पर्मेटेड कोशिका बोलेंगे। शुक्राणु पूर्व कोशिका। तो ये जो पहला चरण है सेमिनिफेस नलिका में आदि जनन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु पूर्व कोशिका या स्पर्मेटेड कोशिका बनती है। और ये 3 अवस्थाओं में पूरी होती है, गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज, और परिपक्व प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज। गुणन प्रावस्था में केवल समसूत्री विभाजन होता है, अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं जिनकी फलस्वरूप द्विगुणित कोशिका बनती है, जिनको स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु मात्र कोशिका कहते हैं। दूसरा, प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में वृद्धि करके बड़ी हो जाती है, इस प्रावस्था को वृद्धि प्रावस्था कहेंगे। और बनने वाली बड़े आकार की कोशिका को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट के द्वारा 2 अगुणित कोशिका बनाती है, जिसको न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। और बनने वाली इन कोशिकाओं को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। फिर प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट दोबारा विभाजन करेगी, तो 2 2 4 कुल मिलाकर 4 स्पर्मेटेड कोशिका बनती है, जिनको शुक्राणु पूर्व कोशिका कहते हैं। क्लियर? अब इन चारों शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं में परिवर्तन होता है और इनसे गतिशील पूंछ वाला शुक्राणु बनता है, तो जिसे कहते हैं शुक्र कायांतरण। ध्यान दो, ये कोशिका है,
सामान्य कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, केंद्रक में ये केंद्रिका है और ये इसके क्रोमोसोम्स और इसमें आरएनए, केंद्रक द्रव आदि पाया जाता है। ये इसका तारक काय है, सेंट्रोसोम, ये इसका तारक काय और इसके अंदर जीव द्रव, कोशिका द्रव होता है जिसके अंदर अनेक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम जैसी रचनाएं पाई जाती है। सामान्य कोशिका है, बस इसमें क्रोमोसोम्स का एक सेट पाया जाता है, एक जीनोम पाया जाता है, इसलिए ये अगुणित है। स्पर्मेटेड कोशिका अगुणित होती है। अब इस अगुणित सामान्य कोशिका से गतिशील पूंछ वाले शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब ये क्रिया कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम इसके विषय में पढ़ें तो सबसे पहला काम होता है सीड्स भाग का निर्माण। सीड्स भाग का निर्माण, सीड्स भाग बनेगा जो केंद्रक से बनता है। शुक्राणु का जो हेड होता है, जो सिर होता है, वो दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला केंद्रक और दूसरा गोल्जी काय, इन दोनों से मिलकर बनेगा। तो क्या होगा, जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में से केंद्रिका, आरएनए, केंद्रक द्रव और जल सब बाहर निकल जाएगा। केवल केंद्रक के अंदर गुणसूत्र रह जाते हैं, क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से केंद्रक बहुत हल्का हो जाता है और इसका आकार चम्मच का जो हेड होता है अंडाकार, उस तरीके से हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये केंद्रक है जो इस प्रकार से अंडाकार हो जाएगा, इसमें केवल क्रोमोसोम्स रह जाएंगे और कुछ नहीं। केंद्रक द्रव, केंद्रिका, आरएनए और इसमें भरा हुआ पानी, जल, वो सारा बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार केंद्रक में परिवर्तन होगा। दूसरा, केंद्रक के पास जो गोल्जी काय पाई जाती है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय के अंदर अनेक रिक्तिकाएं होती हैं, अनेक वेसल्स होते हैं, वो आपस में मिलकर इस केंद्रक के ऊपर एक टोपी जैसी रचना बनाते हैं। ये एक टोपी जैसी रचना बना लेंगे। इसके अंदर एक एक्रोसोमल कणिका पाई जाती है सीड भाग पर, और इसके अंदर अनेक एक्रोसोमल कणिका पाई जाती है। और ये टोपी जैसी रचना जो बनती है गोल्जी काय से, केंद्रक के शुक्राणु के सीड भाग में केंद्रक के ऊपर गोल्जी काय के द्वारा एक टोपी जैसी रचना बन जाती है। इस टोपी जैसी रचना को बोलते हैं हम एक्रोसोम। ये क्या कहलाएगा? एक्रोसोम। इसको गेलिया कैपिटिस भी कहते हैं, गेलिया कैपिटिस भी कहा जाता है, जिसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। इस एक्रोसोम में जल अपघटनीय प्रकृति के या हाइड्रोलाइटिक नेचर के अनेक एंजाइम भरे होते हैं, जिनमें प्रमुख है एक्रोसिन एंजाइम, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, वो इसके अंदर भरे होते हैं। इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों की सहायता से ये एक्रोसोम जो अंडा होता है, उस अंडे की जो भित्तियां होती है उसमें छेद करता है। मीन्स एक्रोसोम अंडभेदन का कार्य करता है, जिससे शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर सके। एक्रोसोम है जिसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी। क्लियर? अब बात करते हैं, तो ये हेड बन गया इसका। अब बात है दूसरा भाग, मध्य भाग का निर्माण। मध्य भाग, मध्य भाग का जो निर्माण होगा उसमें दो बातें होती है। केंद्रक के ऊपर जो तारकाय होता है, सेंट्रोसोम, उसके दोनों सेंट्रियोल तारक केंद्र इस सीड्स भाग में जो केंद्र पड़ा है अंडाकार, उसके नीचे आकर एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो, ये दोनों सेंट्रियोल है, तारक केंद्र है। जो जस्ट केंद्र के नीचे होता है वो कहलाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल या समीपस्थ तारक केंद्र। ये समीपस्थ तारक केंद्र। और ये कहलाएगा दूरस्थ तारक केंद्र। ये कहलाएगा समीपस्थ तारक केंद्र, और ये कहलाएगा दूरस्थ तारक केंद्र। दूरस्थ तारक, ठीक है, समीपस्थ दूरस्थ। अब ये जो दूरस्थ तारक केंद्र है, इससे एक लंबा पतला अक्षीय तंतु बनता है।
इस अक्षीय तंतु की जो स्ट्रक्चर होती है तारक काय के समान 9+2, इसकी रचना होगी 9+2, मतलब इसके परिधीय भाग में 9 समूह होते हैं और इसके केंद्रीय भाग में 2 नलिकाएं होती हैं, तो 9+2 की रचना पा जाती है। पूछा जाता है शुक्राणु के अक्षीय तंतु की रचना होती है 9+2। अब इसके जो शुक्राणु कोशिका है, शुक्राणु पूर्व कोशिका, स्पर्मेटेड कोशिका, इसके जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं और एक सर्कलाकार आवरण बनाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे हो जाते हैं इस प्रकार से, ये माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे होकर एक सर्कलाकार आवरण बनाते हैं जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद या निबेन कर्ण। ये निबेन कर्ण कहलाता है, निबेन कर्ण, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बढ़ता है। अब इसका जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, जो जीव द्रव्य है, वो इस पूंछ के ये अक्षीय तंतु के चारों तरफ लास्ट तक एक पतली परत के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। ये सारा की सारा जीव द्रव्य यहाँ पर एक पतली परत के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। ये जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म। लास्ट तक चले जाता है, ठीक। जहां तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वह शुक्राणु का मध्य भाग कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? शुक्राणु का मध्य भाग कहलाएगा, जहां तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और इस जो जीव द्रव की पतली परत बनती है इसको बोलते हैं मैनचेट। क्या बोलेंगे इसको? मैनचेट। जीव द्रव एक पतली परत के रूप में व्यवस्थित हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के आवरण बाहर, जिसको कहा जाता है मैनचेट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जहां तक होता है वो मध्य भाग कहलाएगा। इसके नीचे एक अष्टकोणीय रिंग जैसी रचना हो जाती है, इसको बोलते हैं मुद्रिका तारक केंद्र। ये कहलाएगा मुद्रिका तारक केंद्र, तारक केंद्र, ठीक। तो ये शीर्ष भाग में केवल 2 चीजें होती हैं, केंद्रक और गोल्जी काय से बना एक्रोसोम। गिरवा भाग में कह सकते हैं समीपस्थ और दूरस्थ तारक केंद्र व्यवस्थित होते हैं। दूरस्थ तारक केंद्र से अक्षीय तंतु बनता है और उस अक्षीय तंतु के चारों तरफ पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित हो जाते हैं और एक सर्कलाकार आवरण बनाते हैं जिसको बोलते हैं निबेन कर्ण या माइटोकॉन्ड्रियल आच्छादन। और उसके चारों तरफ बाहर की तरफ कोशिका द्रव एक पतली परत के रूप में व्यवस्थित हो जाता है लास्ट तक, जिसको बोलते हैं मैनचेट। जहां तक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो कहलाता है मध्य भाग, और मध्य भाग के लास्ट में बन जाते हैं मुद्रिका तारक केंद्र। मुद्रिका तारक केंद्र के बाद केवल अक्षीय तंतु और जीव द्रव की पतली परत रह जाती है जो बनाता है पुच्छीय भाग। ये क्या कहलाएगा? पुच्छीय भाग। और पूरा की पूरा शुक्राणु जो है कोशिका झिल्ली के द्वारा परिबद्ध रहता है इस प्रकार से। पूरा की पूरा शुक्राणु कोशिका झिल्ली के द्वारा कवर रहता है। इस प्रकार से मानव का शुक्राणु बनकर तैयार हो जाता है। एक सामान्य कोशिका, अगुणित कोशिका से गतिशील पूंछ वाला शुक्राणु बनता है। इस पूरी क्रिया को शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर? शुक्राणु अपनी पूंछ के द्वारा गति करता है और गति करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो इसके मध्य भाग में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद या निबेन करने से प्राप्त होती है। ऊर्जा मध्य भाग से प्राप्त होगी, गति पूंछ से करेगा। और इस शुक्राणु की जो आकृति है, जो संरचना है, वो मेढक का जो लार्वा होता है टेडपोल, उसके समान होती है। पूछा जाता है मानव शुक्राणु की आकृति होती है मेढक के टेडपोल जैसी। मानव शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, शीर्ष भाग, मध्य भाग और पुच्छीय भाग। शीर्ष भाग, मध्य भाग और पुच्छीय भाग। शीर्ष भाग और मध्य भाग में हल्का सा भाग होता है जिसको बोलते हैं हम गिरवा भाग। इस गिरवा भाग में समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र, ठीक, 2 तारक केंद्र होते हैं। दूरस्थ तारक केंद्र से तो अक्षीय तंतु बढ़ जाता है जो लास्ट पूंछ तक जाता है, लेकिन जो समीपस्थ तारक केंद्र है इसका कोई वर्क नहीं है यहां पर। लेकिन जब ये शुक्राणु अंडे में प्रवेश कर जाएगा, निषेचन हो जाएगा, उसके बाद यानी कि निषेचन के बाद जो समसूत्री विभाजन होते हैं अंडे में,
निषेचन हो जाने के बाद निषेचित अंडे में जो समसूत्री विभाजन होते हैं उन विभाजनों को कहा जाता है विदलन, क्लीवेज। तो ये समीपस्थ तारक केंद्र उन विदलनों को शुरू करता है, प्रारंभ करता है, प्रेरित करता है, ये इसका काम है। निषेचन के बाद निषेचित अंड में विदलन को प्रेरित करने का कार्य किसका है? समीपस्थ तारक केंद्र का। एक्रोसोम का निर्माण गोल्गी का होता है। एक्रोसोम में किस प्रकार के एंजाइम बनते हैं? हाइड्रोलाइटिक प्रकृति के। कौन कौन से? प्रमुख रूप से दो बता रहा हूं, हाइड्रोरोनिडेज और एक्रोसिन एंजाइम। क्या काम है एक्रोसोम का? क्या काम? अंड भेदन का काम है। इसी प्रकार ये शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्रजनन क्रिया संपन्न होती है। पूरा मैंने आपको डिटेल समझा रखा है पीडीएफ के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। अब इसके बाद जो अगली वीडियो बनेगी उसमें अंडजनन oogenesis की प्रक्रिया मैं पूरी समझाऊंगा। आप ध्यान से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।